हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो पीसीओएस के आते हैं। आजकल हमें लाइफस्टाइल चेंजेस आपको पता ही है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है पीसीओएस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशंस। तो आपको कोई भी कंप्लेंट हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ये सब इन सब कंप्लेंट्स के लिए एक डॉक्टर के पास आना चाहिए। आजकल हमारा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ ये सब भी काफ़ी बढ़ गया है। एंड रिक्वेस्ट फीमेल जो आगे प्लान करना चाहती है, इट इज़ बेटर कि आप अभी से ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉलिकुलोटॉक्सिक होती हैं, फिर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वट एवर यू लाइक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम में जाना, जो आपको सही लग रहा है, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। दूसरा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि मदद करती है आपको लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर निधि ठाकुर जी, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है एट उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू। डॉक्टर निधि से हम जानेंगे विमेन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ विशेष बातें। तो डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जी। एंड नमस्ते व्यूवर्स को। मेरा नाम डॉक्टर निधि ठाकुर है। मैं एक कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ एट उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर निधि, क्योंकि उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ लेके आया गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्या ऐसे कॉमन कंसर्न्स हैं जो कि जम्मू के लोग लेकर के आपके पास आते हैं? काफ़ी ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन अगर मैं कहूँगी तो वजाइनल इन्फेक्शंस हैं। जी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 in every 5 पेशेंट जो है गोज़ थ्रू दिस इन्फेक्शन। और फिर हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो पीसीओएस के आते हैं। आजकल हमें लाइफस्टाइल चेंजेस आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हमारे जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है पीसीओएस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशंस। तो ये वाली कंप्लेंट लेके भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। फिर हमारे पास डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं। नॉर्मल पेन तो जो कोई भी फीमेल बेयर कर पाती है वो ठीक है, पर कभी कभी एक्सेसिव पेन जो आपको मल्टीपल मेडिसिन्स लेने में मजबूर करे, दैट कैन बी पैथोलॉजिकल। तो उस रीज़न से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर की वजह से आते हैं, जिसमें उनको अनवांटेड चाइल्ड के लिए फिर अबॉर्शन के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारे कॉमन कंप्लेंट्स हैं जिनके लिए पेशेंट हमारे पास मोस्टली विजिट करते हैं ओपीडीज़ में। जी डॉक्टर निधि, जैसे कि आपने बताया, मैं एक एक कंसर्न को एड्रेस करूंगा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रेगुलर जो पीरियोडिक चेकअप्स, जिनके बारे में बहुत अवेयरनेस आजकल फैल रही है, कितना ज़रूरी है कि एक रेगुलर गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करना एक फ़ीमेल के लिए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, और क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए रेगुलर चेकअप्स की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि ये स्टार्ट प्यूबर्टी पे ही हो जाता है। जैसे अगर प्यूबर्टी 13 ईयर्स से पहले, मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर हम 8 ईयर्स से पहले किसी को प्यूबर्टी आ जाए, मेंस्ट्रुएशन आ जाए, तो हम उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो हमें सारे टेस्ट वगैरह करवा के देखना पड़ता है कि सब बॉडी का मैकेनिज़्म ठीक है या नहीं है, इतनी जल्दी मेंसेस आना क्यों पैथोलॉजिकल है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेंसेस आने की डेट 13-14 ईयर्स होती है, उसका प्रॉपर साइकिल होता है। अगर तब तक भी पेशेंट को मेंसेस नहीं आए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं थैलार की, वो सब नहीं आए, तो फिर उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये सब वेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा मेंसेस नहीं आ रहे, चलो 17-18 ईयर्स तक वेट करते हैं। नहीं, अगर आपको 13-14 ईयर्स तक मेंसेस नहीं आ रहे तो आपने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना है। पहले आगे तब भी दिखाना है। स्टार्टिंग वाले टाइम में इरेगुलर मेंसेस होते हैं मोस्टली सबको, पर उसके लिए भी गायनाकोलॉजिस्ट विजिट ज़रूरी है कि आपका एक्सेसिव फ्लो नहीं होना चाहिए, आप उसकी वजह से अनीमिक ना हो जाएं। ऐसी कोई पैथोलॉजी तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, इसके लिए भी विजिट लेना ज़रूरी है। फिर जैसे ही आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, तो आपको कोई भी कंप्लेंट हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ड्यूरिंग सेक्स ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ये सब इन सब कंप्लेंट्स के लिए एक डॉक्टर के पास आना चाहिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज़, मतलब इट्स नॉट कि 28 डेज साइकिल ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है।
इट वेरीज 21 से लेके 35 तक। अगर किसी का साइकिल इससे ज़्यादा वेरी करता है, किसी को 35 से अबव पीरियड्स आते हैं या 21 से रेगुलरली फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमें कोई अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेरीमेनोपॉज होता है, मेनोपॉज होता है। ऑलमोस्ट हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको एक गायनेको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बॉडी ही बेस्ट डॉक्टर होती है। आप योर सेल्फ इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर बॉडी। आपको ऐसे लग रहा है कुछ ऐसे नॉर्मल नहीं है, तो आपको बात करने तो आना ही चाहिए कि आप सलाह ले लें, एक एक्सपर्टीज से सलाह ले लें, कि रादर देन गोइंग ऑन गूगल या इंटरनेट तो आप जाके सब अपने वो डालें और वो फिर आपको किसी वो डायरेक्शन में ले जाए। तो आप एक्सपर्टीज से बात कर सकते हैं। और यूजुअली आफ्टर रिप्रोडक्टिव दिस ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्टिव पीरियड आपको ना एक एनुअल चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जैसे हमारी स्क्रीनिंग्स बड़ी आ जाती हैं, आपकी पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग आ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग आ जाती है। ये सब क्योंकि कैंसर्स का इंसिडेंस भी हमारी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो हमें ये सब देखना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग जो हमारे पास अवेलेबल है, कम से कम हम उनका फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर के पास जाएं और एक प्रॉपर सलाह लें इन सब चीज़ों के लिए। जी। डॉक्टर निधि, आपने बात की रेगुलर टेस्ट की, एनुअल चेकअप्स की। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि जो एनुअली पेशेंट्स को रिपीट कराने चाहिए? उन टेस्ट के बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं आप। हाँ, जैसे हार्मोनल हमारे तो नॉर्मल बेसलाइन टेस्ट होते हैं। अगर आप बॉडी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो आपको जैसे हम बोलते हैं आफ्टर 30 ईयर्स आपको एवरी 5 ईयरली पैप स्मीयर के लिए जाना है, आफ्टर 40 ईयर्स एवरी ईयर मैमोग्राफी के लिए जाना है। ये आगे स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर आपकी बॉडी में जैसे आपको अगर PCOS है, आपको इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो आपको हार्मोनल प्रोफाइल के लिए जाना पड़ता है। उससे रिलेटेड आपको लिपिड्स के लिए देखना पड़ता है, आपकी बॉडी में डिसलिपिडीमिया तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपका कंप्लेंट आपको बताती है कि आपको कौन कौन से रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, जो एनुअल हमारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं। थायराइड जैसे आजकल बहुत ही कॉमन है, और बाकी सारे हार्मोनल चीज़ें जो हमारा PCOS होता है, वो सारा करवाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। जो लोग खुद के डॉक्टर बनते हैं, गूगल पे जा कर के अपनी प्रॉब्लम्स डालते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मैसेज है कि कोई भी अर्ली साइन जैसे कि आपने बताया वो देख करके एक डॉक्टर की सलाह लेना, एक गायनाकोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने पेरीमेनोपॉज में होते हैं और उन्होंने गूगल में डाला होता है कि ये सिम्टम है, तो गूगल मतलब ऑलमोस्ट इंटरनेट आपको बता देगा कि अच्छा आपका पेरीमेनोपॉज है तो ऐसा होता है। बट समटाइम्स दे कैन बी प्रेग्नेंट ऑल्सो, जबकि वो प्लान नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पेरीमेनोपॉज में उनको पता है कि इरेगुलर साइकिल्स हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स इस तरह से भी आते हैं जो अबव 40 प्लान नहीं कर रहे होते बेबी, बट उनको लगता है कि नहीं ये तो पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, तो दे क्रॉस देयर अबॉर्शन का जो हमारा लिमिट होता है, जो हमारे वीक्स होते हैं, उनको क्रॉस करके वो आगे 5 मंथ 6 मंथ्स पे आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड एंड वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द कपल ऑल्सो। अगर वो प्लान नहीं करे तो एक मेंटल ट्रॉमा तो रहता ही है उनको। डॉक्टर निधि, आपने बात की थी अभी कि खासकर इन्फेक्शियस डिजीज़ की आजकल बहुत कॉमन है, जो कि नंबर 1 पे आपने प्लेस किया। क्या ऐसे अर्ली सिम्टम्स रहते हैं डायग्नोस करने के लिए कि इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो रही है? क्या इसका डायग्नोसिस है और क्या ड्यू कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लिए? वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है, जो मैंने अपनी रोज़ तरह की प्रैक्टिस में देखा है। ऑलमोस्ट एवरी फीमेल गोज़ थ्रू दिस एट सम टाइम, वेजाइनल इन्फेक्शंस। इनफैक्ट UTIs दे आर वेरी कॉमन। हम जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा कॉमन है। इसमें मोस्ट कॉमन हमारा वैसे तो फर्स्टली हम प्रेफर करते हैं कि STDs जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, हमें उनसे प्रिवेंशन हो। तो पहला प्रिवेंशन हमारा जो हम रिकमेंड करते हैं दैट इज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट मैरिड और आप रिलेशनशिप में हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, तो आप अपना बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें। दैट इज़ नॉट 100% इफेक्टिव, बट सम इफेक्टिवनेस इज़ देयर। वायरल को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, वायरल इन्फेक्शंस को, दे आर इफेक्टिव। हाँ, कुछ हैं जैसे प्यूबिक लाइस हो गया, वो आपको हर्पीज़ हो गया, दैट कैन स्किन टू स्किन कंटैक्ट से भी हो सकता है। हाँ, पर काफ़ी ज़्यादा जैसे HIV को काफ़ी इफेक्टिवनेस मिलती है इफ़ यू यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। और बाकी बैक्टीरियल और वायरल हमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होती हैं उनसे काफ़ी वो रहता है। मैं इन जनरल ये कहना चाहूँगी कि वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपनी लाइफ में ये सफ़र कर रहे हैं तो डोंट सफ़र इन क्वाइटनेस। ठीक है, डोंट सफ़र इन साइलेंस। आप बताइए, आप जाइए डॉक्टर के पास और बताइए कि इन्फेक्शन है। देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स की जिनके बेसिस पे वी कैन गिव यू मेडिसिन एंड दैट आर वेरी इफेक्टिव।
हमें वजाइनल डिस्चार्ज के द क्वालिटी ऑफ दैट कि येलोइश है, ग्रीनिश है, कर्डी डिस्चार्ज है या पुरुलेंट है, तो उससे ही काफ़ी पता चल जाता है कि किस तरह की वजाइनल इन्फेक्शन है, और हम प्रेफरेबली उस तरह का ट्रीटमेंट डाल के उनको, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इन्फेक्शंस को छुपाना है कि नहीं मैं बताऊंगी तो मुझे और इन्फेक्शन हो जाएगी, नहीं, ये एक मिथ है। आपको अपनी इन्फेक्शन इनफैक्ट डॉक्टर के पास लेके जानी है, उनको बताना है कि मैं ये सफ़र कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन उस तरह से देंगे। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप बैरियर वगैरह जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिवनेस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस की वजह से, HIV वगैरह की इन्फेक्शन से काफ़ी इफेक्टिवनेस रहेगी। और तीसरा चीज़ ये कि हमारी डाइट में भी वैसे तो हमने मतलब ऐसे स्टडीज़ ने भी देखा और हमने भी देखा है कि अगर यू आर डायबिटिक यू आर मोर प्रोन टू वजाइनल इन्फेक्शंस। तो आपने ये सब टेस्ट करवाने भी ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बार बार रिकरेंट अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे हॉस्पिटल में, उजाला सिग्नेस जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल में हमारे काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस बनाए हुए हैं, बॉडी प्रोफाइल के पैकेजेस बनाए हुए हैं, पैप स्मेयर वगैरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उनमें आके ये टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। एक्चुअली इन्फेक्शंस तो हमें PS एग्जामिनेशन पे ही काफ़ी पता चल जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बहुत रेकरेंट हो रही है तो हम जा सकते हैं नैट टेस्टिंग के लिए और वजाइनल स्वैब की टेस्टिंग के लिए। अदरवाइज़ PS एग्जामिनेशन इज़ इनफ टू टेल कि आपको किस तरह की इन्फेक्शन है और हम अकॉर्डिंगली आपको उस मेडिसिन दें। जी जी। डॉक्टर दीदी, सेकंड प्रॉब्लम आई थिंक जो मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम हमें सोशल मीडिया में भी देखने को मिलती है वो है PCOS और PCOD की। आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं और क्या मेजर्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। PCOS बहुत ही कॉमन हो चुका है, जैसे कि आपने बताया। ऐसे तो बुक्स वगैरह जो हमारी कहती हैं कि इसका इंसिडेंस 10% है, बट मुझे लगता है कि अर्बन पॉपुलेशन में इट इज़ मोर कॉमन, 1 in 3, 1 in 5, इट इज़ वेरी कॉमन। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। Very big number, and yeah, that is because of the modernization, what we say, prolonged sitting hours है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम स्टार्ट आपके प्यूबर्टी वाले टाइम से ही हो जाती है, व्हेन गर्ल्स आर प्रेशराइज्ड विद स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग आवर्स। वो हॉस्टल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल्स में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, फॉर दैट दे हैव टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर का खाना खाना है, पैकेज्ड फूड खाना है, जंक फूड खाना है, और साथ में स्टडीज़ का इतना स्ट्रेस है कि आप बेयरली बाहर वर्कआउट क्या बाहर कोई गेम्स खेल सकते हो। तो दैट वहाँ से ही आपका इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज और उसमें। तो PCOS इतना अलार्मिंग है कि ये ना एक्चुअली क्या है कि एक सिंड्रोम है, ये आपके पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपका स्टार्ट होता है, इसका प्राइमरी जो हमारा सोर्स है हमारी ओवरीज, ठीक है। और इसका ये है कि हमारे ओवरीज जो हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एंड्रोजन। अब वो क्यों बनाएंगी? क्योंकि हमारे ओबेसिटी की वजह से। अगर कोई आजकल लीन PCOS भी है, बट अगर आप उनमें देखोगे लीन PCOS में भी द अमाउंट फैट परसेंटेज इज़ मोर। वो कहते हैं कि स्किनी फैट, कि आप पतले तो हो, आप लीन तो हो, बट आपका बॉडी का मसल टू फैट रेशो इज़ हाई। तो फिर यही है कि आपका मसल कम है, फैट परसेंटेज मोर है, इवन इफ़ यू आर लीन। तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी ओवरीज को ये ब्रंट झेलना पड़ता है। देन इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एंड्रोजेंस। मोर ऑफ एंड्रोजेंस आपके सारी बॉडी को पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि एलोपेशिया करती हैं, बाल झड़ने, एक्ने बनना, और हिरसुटिज्म जिसे हम कहते हैं, मेल पैटर्न, आपको अपर लिप्स और इन पे बाल आ जाते हैं मेल पैटर्न के, ये सारे सिम्टम्स उनके हो रहते हैं। पहले तो इनको डायग्नोज करने का हमारे पास ना 3 इनके फीचर्स रहते हैं। जैसे कि पहला ये होता है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसका मैंने आपको सिम्टम्स बताया कि आपको अनयूजुअल बॉडी पार्ट्स में मेल पैटर्न बॉडी हेयर आएगा, अगर एक्ने होंगे, बाल झड़ेंगे। एक्ने, इसमें स्कारिंग एक्ने होते हैं दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू नॉर्मल ट्रीटमेंट। तो फिर उसमें वो स्कैन वगैरह करवाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से भी आते हैं कि ये पेशेंट्स थे, एक्ने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट दे हैव PCOS। तो ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म का एक वो है कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है।
दूसरा हमारे पास आता है कि दूसरा जो डायग्नोसिस बनता है वो होता है एनोवुलेशन से। एनोवुलेशन हमें कैसे पता चलेगी कि किसी के पीरियड्स बहुत ही प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, 2-2 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आ रहे, फिर हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपका एक रेगुलर साइकिल नहीं है, दैट इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि वो एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं। अगर आपके 45 डेज़ का साइकिल है तो वो एनोवुलेटरी साइकिल है। तीसरा हमारा आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड में आपको छोटी फॉलिकुलर सिस्ट्स होती हैं। एक्चुअली वो सिस्ट नहीं होती, वो फॉलिकल्स ही होते हैं, दैट कैन नॉट ओवुलेट। तो उसमें वो सिस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म आपकी बॉडी के उस ओवरी के अंदर ही माइक्रो उसमें एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा होता है कि वो फॉलिकुलर टॉक्सिक होते हैं। तो वो ओवुलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पैटर्न को आगे करने के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, वो ओवुलेशन नहीं हो पाती। तो वो छोटे सिस्ट जो फॉलिकुलर सिस्ट हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट की अपीयरेंस देते हैं। तो ये 3 से हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हमें सिम्टम से ही काफ़ी पता चल जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि इसको PCOS वाला है। हमारे पास कोई भी 2 सिम्टम या साइन हो आउट ऑफ दीज 3 तो हम उनको डायग्नोज कर देते हैं फॉर विद PCOS। अब इसमें डायग्नोसिस के बाद हमारी आती है ट्रीटमेंट। अब इसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग इज़ बेटर देन दैट। आपको कोई भी मेडिसिन जो होगी वो उसको सिर्फ क्योर नहीं करेगी, आपको बस एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। जो पीरियड्स आपको 45-50 डेज़ के बाद आ रहे हैं वो आपको रेगुलर आएंगे, पर वो बेसिक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगी, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, जो आपका बैड लाइफस्टाइल बिहेवियर है। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर आपका 5% बॉडी वेट भी आप डिक्रीज़ करो अपने उसमें, अगर आप ओबीज़ हैं और आप अपना 5% बॉडी वेट डिक्रीज़ करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट कर लेता है आपके साइकिल्स को और ओवुलेशन कराने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इट इज़ माइनर चेंजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में आपको यू हैव टू गो फॉर लो कार्ब, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। उसमें अगर वेजिटेरियन है तो पनीर का इंटेक ज़्यादा, फाइबर का इंटेक ज़्यादा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन और ये अलॉन्ग विद अपना फाइबर्स, ये इनका अमाउंट ज़्यादा, कार्ब्स कम, फैट्स कम, फ्राइड फूड, जंक फूड कम, ठीक है। वेट लॉस और डाइट से ही काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर अदर देन दैट वी हैव अदर मेथड्स ऑल्सो विच आर नॉट, आई विल से, क्योरेबल, बट उससे आपका यही है कि आपका एक रिदम सेट हो जाएगा एंड उसके लिए हमें बाकी वाले फार्माकोलॉजिकल उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। डॉक्टर निधि, मैं जानना चाहूँगा कि उन कपल्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कंसेप्शन प्लान कर लें? क्या अर्ली टेस्ट उनको करवाने चाहिए और किस तरह का लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए? मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी जो फीमेल्स प्लान करना चाहती है प्रेगनेंसी, मैरिज हुई है, ठीक है, 2-3 साल बाद प्लान करना, ओके, नो प्रॉब्लम, बट इन 2-3 सालों में मेक योर लाइफस्टाइल वेरी हेल्दी। अपना बॉडी वेट चेक रखिए, अपने बॉडी बाकी टेस्ट अपने करवा के अपने आप को चेक रखो, शुगर, थायराइड वगैरह है उनको नॉर्मलाइज रखिए, क्योंकि इन एनी हाउ यू वांट कि नॉर्मल बेबी, हेल्दी बेबी आप कंसीव करें। तो फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल हमारा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ ये सब भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आई रिक्वेस्ट फीमेल्स जो आगे प्लान करना चाहती हैं, ठीक है 3 साल बाद करना चाहती है, इट इज़ बेटर कि आप अभी से ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉलिकुलर टॉक्सिक होती हैं, फिर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपने बाद में प्लान करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। अगर आप फिर भी अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपको नहीं पता आपने कब शादी करनी है और क्या प्लान करना है, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो हमारा होता है, एग फ्रीजिंग, आप उनके लिए जा सकते हैं किसी IVF सेंटर में, वो बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको फ्रीजिंग करवानी चाहिए। और दूसरा चीज़ ये कि जो कपल हमारे पास, जैसे अगर बिफोर 35 ईयर्स आता है तो दे शुड नॉट कि आपने अच्छा 1-2 साल प्लान नहीं किया तो अब एकदम से अब आफ्टर 1 to 3 months तो आप स्ट्रेस ले लेंगे कि नहीं, वाई वी आर नॉट कंसीविंग। एक्चुअली स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर जो आपको ये सब ओवुलेशन वगैरह में बड़ा वो करता है, क्योंकि सब कुछ आपके माइंड से स्टार्ट होता है। हमारी ओवरीज एक्ट करती हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन्स देते हैं पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी आगे देती है सिग्नल अब हमारी ओवरीज को। तो अगर आप कुछ भी स्ट्रेस, अगर ठीक से सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हो, तो ये सारा आप एग्रवेट करता है ये सब प्रॉब्लम को। तो इनफर्टिलिटी हमारे मतलब मेडिकल लैंग्वेज में इनफर्टिलिटी इज़ आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है
तो आपको डॉक्टर की उसके बाद लेनी चाहिए। अगर आपको कोई ऑब्वियस रीज़न है, जैसे आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर को बहुत हैवी है, ठीक है, ओबीज़ है, आपको लग सकता है कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अर्लीस्ट अपना टेस्ट वगैरह करवा सकते हो। और अगर 35 अबव एज है फीमेल की, तो आई विल सजेस्ट कि आप 36 मंथ्स के अंदर, इफ़ यू आर प्लानिंग, आप 6 मंथ ट्राई करिए। अगर आपको नहीं लगता है, यू गो फॉर गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन कि क्या है, और अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाई। टेस्ट में यूजुअली हम ब्लड ग्रुप, CBC, RFT, LFTs, बेसिक हार्मोन, थायराइड वगैरह, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले हमारा यूथायराइड होना, हमारे फॉलिक एसिड नॉर्मल होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टॉर्च इन्फेक्शंस का वो होना कि नहीं है हमें कोई ऐसी इन्फेक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम देख लेंगे, फिर उसके बाद विल सजेस्ट कि बाकी क्या टेस्ट कराने, वो हम कपल को एज अ कपल टेस्ट एडवाइस करते हैं कि आपका क्या पैटर्न रहेगा, उसके बाद से विल प्रिस्क्राइब कि क्या आगे सजेस्ट है। डॉक्टर निधि, आपने बात की एज की, आई थिंक मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारी कंट्री में, क्योंकि मैरिज एज जो है वो डिले होती जा रही है। नॉट ओनली मेल्स बट फीमेल्स आर ऑल्सो करियर ओरिएंटेड, जिस वजह से डिलेड मैरिजेस हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट द प्लानिंग फॉर कंसेप्शन? Actually, right age is, there is no such thing as right age. Right age depends on the, जो आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए डिसाइड करते हैं। इट इज़ इक्वली इफेक्टिव। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और आप करियर की तरफ जाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी गुड, आप जा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप 20 में शादी करिए तो करियर वो देखिए, नहीं, आपको लगता है कि आपको करियर पे पहले ध्यान देना है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। लेकिन हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह है कि आप, यू आर मोर fertile in 20 to 30s. Before 30, your more highest fertility period is between 20 to 25. Then fertility starts decreasing after 30 years of age. So अगर आपने बाद में भी प्लान करनी है अपनी प्रेगनेंसी, तो आप जैसे एग फ्रीजिंग मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, आप IVF सेंटर्स में जाके ये सब आप करवा सकते हो। इट इज़ गुड कि आपके पास एक बैकअप होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कंसीव नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप कर पाएंगे, पर आपके पास एक बैकअप होगा कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा चीज़ ये कि आफ्टर 35 फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती है, एंड आफ्टर 40 तो बहुत ही डिप आता है हमारी फर्टिलिटी में। तो ये है कि अगर आप आफ्टर 35 हैं तो सीक ओपिनियन अर्लियर। अगर आप 30 35 हैं तो आप अपना ट्राई करके यू कैन सीक ओपिनियन बिफोर 30, यू कैन गो फॉर दैट इज़ अ गुड एज टू गेट। डॉक्टर निधि, एक और चीज़ जो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा, हाउ टू ट्रैक द बेस्ट विंडो टू, जैसे कि ओव्यूलेशन ट्रैकिंग करते हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है और किस तरह से वो फर्टाइल विंडो को ट्रैक करके अपना कंसेप्शन प्लान कर सकते हैं। हाँ, फर्टाइल विंडो एक्चुअली इफ़ अ पर्सन हैज़ 28 डे साइकिल, कि उसको एवरी 28 डे साइकिल आ रहे हैं, तो 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन इज़ द फर्टाइल पीरियड। तो वो जो ओवल्यूशन डे होता है वो उससे 3 डेज़ पहले, 2 डेज़ आफ्टर वी विल प्लान कि ये आपका फर्टाइल विंडो है। पर अगर किसी को इरेगुलर साइकिल्स होते हैं तो दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट देन, कि आपके कैसे कुछ साइकिल ऊपर कुछ साइकिल नीचे आ रहा है, तब आपका फर्टाइल विंडो थोड़ा सा डिसरप्शन के चांसेस ज़्यादा आते हैं। फिर हमारे पास मेजर्स अलग भी होते हैं। सम प्रोसीजर्स आर वेरी टीडियस, लाइक जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस आपने देखना है, बट दैट इज़ वेरी टीडियस, कैन नॉट बी डन इन जर्नल, दैट इज़ रेड इन बुक्स ओनली। तो फिर हमारे पास एक रिसेंटली यूरिनरी LH किट्स हैं। एक्चुअली LH पीक के बाद हमारे आफ्टर 10 to 14 आवर्स हमारी ओवुलेशन हो जाती है। तो जैसे ही यूरिनरी किट्स होती हैं, वो उसमें आपने अपना यूरिन के ड्रॉप्स डालने हैं, और जैसे ही उसमें लाइन दिखाता है तो आफ्टर मतलब विद इन 24 आवर्स यू हैव टू हैव सेक्शुअल एक्टिविटी विद योर पार्टनर, ताकि आप मैक्सिमम उस फर्टाइल विंडो में वो कर पाएँ, कंसीव कर पाएँ। वो आजकल मोस्ट हैंडी है करने के लिए। फिर हम जैसे अगर किसी को IVF क्या, हम किसी को ओवुलेशन जैसे इंडक्शन ही देते हैं, तो हम रेगुलरली आफ्टर 8-9 डेज हम रेगुलरली उनका TVS करवाते हैं टू सी फॉर द डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ रहा है, देन ओवुलेशन अकरिंग। दैट इज़ नॉट इन्वेसिव, बट यू कैन से इन्वेसिव बिकॉज TVS है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है। पर अगर घर पे वो करना चाहती है दैन आई थिंक यूरिनरी दिस इज़ बेटर। अदर प्रोसीजर्स जो पहले के टाइम में लिखा रहता था, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, वो देखनी है, दैट इज़ इन बुक्स ऑनली। आप बेसल टेम्परेचर हर दिन चेक करके देखना कि आपका बॉडी 0.3 टेम्परेचर कब आया, फिर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कैन नॉट बी डन। दीज टू मेथड्स आर इक्वली इफेक्टिव, दैट कैन बी डन। जी डॉक्टर निधि, ये तो बात होगी प्री प्रेगनेंसी की। वंस अ कपल कंसीव्स,
पार्टनर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और एक विमेन को किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उन 9 महीने में जब जो एक बच्चा जो है वो अपना डेवलपमेंट हो रही होती है। एक्चुअली आई से कि इस पे कि टेंडर लव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ योर हस्बैंड इज़ वेरी लविंग केयरिंग तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल सॉल्व ऑन इट्स ओन। दूसरी चीज़ ये कि आपको जैसे ही आप कंसीव करते हैं फ्रॉम द वेरी दैट डे आपके टेस्ट्स वगैरह बिल्कुल होने चाहिए जिसमें हमें पता चलेगा, जैसे थायराइड की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एसेंशियल इन द फर्स्ट 2 months ओनली। जैसे क्योंकि 8 वीक्स के बाद आपकी बॉडी बच्चा का खुद का ही थायराइड ग्लैंड बनने लग जाता है, वो खुद ही थायराइड बनाने लग जाता है। तो 3-4 महीने के बाद जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको थायराइड प्रॉब्लम पहले रही होती तो हमारे पास उनका कोई मतलब बच्चे को कोई ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट 2-3 months में हमारा यूथायराइड होना ज़रूरी है। हमारे फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री IFF टैबलेट्स भी प्रोवाइड करती हैं। मुझे लगता है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो टू सम सेंटर तो आप कम से कम अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में जाके आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो ले लीजिए, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं जो वो ले लीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलिक एसिड का नॉर्मलाइज इन फर्स्ट, क्योंकि फॉलिक एसिड इज रिलेटेड टू दैट डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन। तो हम एक मेजर जो प्रॉब्लम है उससे हम वो हमें रिवर्ट कर सकता है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, थायराइड सप्लीमेंटेशन इफ़ रिक्वायर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग के मंथ में देयर इज़ एनोशिया, एनोरेक्सिया, वीकनेस, यू फील वेरी वीक, तो दैट इज़ वेरी मच कॉमन। तो उसमें यू नीड सपोर्ट एंड यू नीड मेडिकेशंस ऑल्सो, फॉर दैट यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। पहले फर्स्ट 7 months आई विल सजेस्ट कि हर कोई मंथली अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना चेकअप करवाए। आफ्टर 7 months तो आपको 2 weekly, एंड इन द 9th month यू हैव टू गो फॉर एवरी वीक अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को चेकअप। टेस्ट अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन में आज जो आप कहूँगी ये तो टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट थे ही। फीटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है एक लेवल 1 स्कैन, एक लेवल 2 स्कैन। लेवल 1 जो NT-NP स्कैन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे 95% सेंसिटिविटी है दैट कि हम डुअल मार्कर कराएं, क्यों NT-NP स्कैन कराएं। इनसे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एनोमली नहीं है। फिर उसके बाद हमारा लेवल 2 स्कैन जो 20 वीक्स पे आता है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप अगर नहीं फील करते कि आपको अल्ट्रासाउंड, आपके पास फाइनेंशियल वो है तो आप स्किप कर सकते। पर ये 2 अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें बताएगा कि हमारे बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं है, वी आर हैविंग ए हेल्दी किड। और उसके बाद से आपका गायनोकोलॉजिस्ट जिस तरह से आपकी फैमिली हिस्ट्री पे या आपकी हिस्ट्री पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे डिप्सी का टेस्ट हो जाता है, आपको शुगर की हमारे इंडिया में शुगर की इंसिडेंस वैसे ही बढ़ रही है, ये क्या बोलते हैं डायबिटीज़, हम सारे इन फैक्ट प्री डायबिटिक रेंज में ही आ जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करवाना आपकी फर्स्ट विजिट पे। जी डॉक्टर निधि, मैं स्टेज ऑफ एज पे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं उस एज पे आना चाहूँगा जहाँ पर महिलाओं को मेनोपॉज आता है। तो मेनोपॉज के टाइम एक बहुत ही इमोशनल जो टोल होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज, क्योंकि वो एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि एक हाउस होल्ड वर्कर का एज ग्रुप है मेजरली, जो कि ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है और किस तरह के टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली हमारी आप देखोगे हमारी मदर्स ही इतना ज़्यादा आप सफ़र कर लेती हैं कि वो जब प्रॉब्लम एंड तक पहुंचती है तब जाके बताएंगी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज़ इनिशियल फेजेस में वो अपने तक ही ये चीज़ें रखती हैं और किसी से शेयर नहीं करती हैं। मेनोपॉज में काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल को। पेरी मेनोपॉज एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट एक टाइम रहता है, नॉट फॉर एवरी वुमन बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एक तो पेरी मेनोपॉज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इज़ वेरी कॉमन। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए इसके चलते आप यू लूज़ योर हेमोग्लोबिन, यू यूज़ योर आयरन स्टोर्स ऑल्सो, यू फील वीक, और उसकी वजह से आपको फटीग, इजी फटिगबिलिटी, मूड चेंजेस रहते हैं। तो पहले सजेशन तो मैं मेरे पेरी मेनोपॉज में बोलूँगी, इफ़ यू आर फीलिंग कि आपको अपने साइकिल्स चेंज हुए हैं, आपके रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं, हैवी साइकिल्स आ रहे हैं, तो गो फॉर ए गायनेक विजिट। देयर आर मेडिसिन जो आपके साइकिल को कम करेगी, फ्लो को कम करेगी, साइकिल को थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगी ताकि आपका रेगुलर वो रहे। और टेस्ट भी हैं, अल्ट्रासाउंड है, बाकी टेस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, आपको कोई यूट्रस में पैथोलॉजी तो नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये बिकॉज ऑफ ओवरियन वो डिसरेगुलेशन
ओवुलेशन ही है तो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो आपको अकेले में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है टिल दैट एज, जब आपका खून बिल्कुल 4-5, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो सिवियरली एनीमिक हो चुके होते हैं, फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्ली उस कंसल्टेशन में देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है ऐसे साइंस बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ एबनॉर्मल हो रही है तो आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को जाना चाहिए। फिर उसके बाद पेरीमेनोपॉज़ में आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और मूड स्विंग्स आ गए। मूड स्विंग्स में यू कैन टॉक टू योर पार्टनर। आपको अगर उसकी ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से बात करनी है, यू कैन टॉक टू डॉक्टर। मूड स्विंग्स रहते हैं, आपका थोड़ा चेंज रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल। फिर मेनोपॉज़ के बाद जो है हमारा जैसे सेसेशन ऑफ मेंसेस हो गए, ठीक है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने रखना है कि हमारा बॉडी का जो ये है बोन हेल्थ, क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी से चले जाता है। ईस्ट्रोजन की लैक से सबसे पहले तो मूड स्विंग्स और हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से होते हैं। पेशेंट को बहुत इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, अचानक से बैठे होंगे एकदम पसीने छूट जाएंगे, ठीक है? ये बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग होता है पेशेंट के लिए। और हम इससे काफ़ी ज़्यादा मेजर्स हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, कि ये सब हम अवॉइड कर सकें काफ़ी हद तक। अगर कुछ ना बने फिर हमारे पास हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, हम वो दे सकते हैं। हॉट फ्लैशेस इन एनी हाउ हमारे पास 1 to 5 ईयर्स कितने भी रह सकते, किसी को सिवियर हो तो 5 ईयर्स तक भी चलते हैं मेनोपॉज के बाद, और अगर किसी को हो तो 1 ईयर तक हमारी फिर बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है लो एस्ट्रोजन से। तो ये हॉट फ्लैशेस एक बड़ा ही प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट्स के लिए। फिर दूसरा, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से, ईस्ट्रोजन हमारी बोन हेल्थ को वो करती है, हेल्प करती है। तो ईस्ट्रोजन हमारा अगर बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी में ऑस्टियोपीनिया, इनका रिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पेशेंट्स को एक डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए, अपनी बॉडी के विटामिन D3 लेवल्स कराने चाहिए, ताकि आप लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ताकि आप ये सब चीज़ें गायनेकोलॉजिस्ट और एक ऑर्थोपेडिशियन की हेल्प से आप उस स्टेज पे ना आओ कि आपको फ्रैक्चर हो जाए और फिर आप ये सब चीज़ें कराओ। इट्स बेटर कि आप ये चीज़ें अवॉइड कर पाओ और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ले पाओ, ताकि ये सब प्रॉब्लम होने से आपको प्रिवेंशन मिले, और प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। जी डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि, मेरा आखिरी सवाल मेरे दर्शकों के लिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट से दूर रहे? जी बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूँगी कि हम एक तो एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है? आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है, अपने बच्चों को खुद पार्टिसिपेट करना है, एक्सरसाइज करते रहना है। आपको टाइम निकालना अगर मुश्किल हो रहा है, 1 घंटा अपने लिए निकालना है। योगा, मेडिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर यू लाइक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम में जाना, जो आपको सही लग रहा है, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। दूसरा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में आपको प्रेफरेबली प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स आपके लिमिटेड होने चाहिए, फैट्स लिमिटेड होने चाहिए। डाइट इंपॉर्टेंट, और साथ में आपको जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है। फिर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, अपने तक सीमित ना रहिए, आप डॉक्टर्स की मदद लीजिए, आप हमें दिखाइए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। और बाद में अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अगर उनको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे बातचीत करिए, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है। अपने रेगुलर जो अबव 40 हैं उनको रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना हेल्थ तो वो देखेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग फिर भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पॉपुलेशन में जो हमारी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है, जो हमारी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, जो हमारे डेक्सा स्क्रीन्स हैं, और बाकी जो हमारा बॉडी प्रोफाइल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हर आफ्टर 40 आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 40 के बाद, आप 40-50 के बाद आराम से रेस्ट कर लें। तो अपनी हेल्थ का उसमें ध्यान रखिए और रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर विजिट्स के लिए जाइए। तो डॉक्टर निधि, हमारे जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं और आपको विजिट करना चाहिए, वो आपको कब और कहाँ किस समय विजिट कर सकते हैं? मैं उजाला सिग्नेस जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल में 10 to 5 अवेलेबल रहती हूँ, और कोई इमरजेंसी हो तो ऑन कॉल हमेशा ही अवेलेबल रहती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ओपीडी टाइमिंग से 10 to 5 आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी आपको आया, बेझिझक वहाँ पे कॉल करके वो मुझे ऑन कॉल बुला देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टूवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नेस जेके मेडिसिटी जम्मू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर निधि का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टूवर्ड्स हेल्थ।